पशुपालन भारतीय कृषि का एक महत्वपूर्ण भाग है। मवेशी आज भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं और किसानों की आमदनी में स्थिरता ला रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देकर संभव बनाया जाएगा। तो आखिर हम मवेशियों के स्वास्थ्य और उनके पोषण में किस तरह सुधार कर सकते हैं? डेयरी उद्योग की मदद प्रौद्योगिकी कैसे कर सकती है? क्या हम भारतीय किसान को सही मायनों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैज्ञानिक नवाचारों का उपयोग कर सकते हैं? पशुपालन से लगभग 55% ग्रामीण आबादी को आजीविका मिलती है। 70% ग्रामीण घरों में छोटे जानवर होते हैं, जैसे कि भेड़, बकरी और गाय। पशुधन अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और गरीबी को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लगभग 53 करोड़ 60 लाख मवेशियों के साथ भारत दुनिया में दूध और अन्य डेयरी उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। साथ ही इन उत्पादकों की खपत में भी वृद्धि हुई है। दूध में कैल्शियम और प्रोटीन जैसे कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, जो देश की पोषण सुरक्षा में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हालांकि इस क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं, जिनमें उत्पादकता, पैदावार और बीमारियां शामिल हैं। एक ऐसी बीमारी है जिससे हमारे मवेशियों की आबादी को खतरा है, वो है ब्रूसेलोसिस। ब्रूसेलोसिस एक संक्रामक रोग है जो ब्रूसेला नामक बैक्टीरिया से होता है। जानवरों में ये बैक्टीरिया स्थानीय होता है और उनके प्रजनन अंगों में गुणात्मक वृद्धि करता है। पुरुषों में इससे अक्सर प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। गर्भवती महिलाओं में गर्भाशय में संक्रमित होने पर स्टिल बर्थ यानी मरे शिशुओं को जन्म देने का विकार हो जाता है। ब्रूसेला अत्यधिक संक्रामक है और इससे डेयरी फार्मिंग उद्योग को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। हालांकि जानवरों में ब्रूसेलोसिस को ठीक नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसकी रोकथाम जरूरी हो जाती है। यही वजह है कि इसका टीका बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रूसेलोसिस एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को लगभग 20,000 करोड़ का आर्थिक नुकसान होता है। सरकार ने संज्ञान लेकर कुछ कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिससे हमारी स्वदेशी दवा विकसित हुई है। इससे भारत को आत्मनिर्भर बनने में बड़ा योगदान होगा। बिग कंट्रीब्यूशन टू द आत्मनिर्भर भारत। उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित IVRI यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने ब्रूसेला अबॉर्टस S19 वैक्सीन का एक नया उन्नत संस्करण विकसित किया है। S19 वैक्सीन पहले से उपलब्ध है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे कि यह रोगजनक है और सुरक्षा मुख्य मुद्दा है। इसलिए यह नई वैक्सीन पहले की पारंपरिक वैक्सीन स्ट्रेन की तुलना में अधिक सुरक्षित हो गई है। वैक्सीन विकसित करने से पहले किसी संक्रमित जानवर से नमूना लेना और उसका विश्लेषण करना एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नमूने का पहले रोज बंगाल प्लेट टेस्ट या RBPT टेस्ट किया जाता है। इसे शीशे की स्लाइड पर रोज बंगाल कलर्ड एंटीजन के साथ मिलाया जाता है। फिर प्लेट को 5 से 7 दिनों के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पर एक कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर में रखा जाता है। फिर इसे ब्रूसेलोसिस बैक्टीरिया के गुणन के लिए बायोसेफ्टी कैबिनेट में ले जाया जाता है, ताकि इसे ठीक से देखा जा सके। फिर नमूने का उपकेंद्रण किया जाता है, जिससे DNA को अलग करने में मदद मिलती है। RT-PCR स्टेशन में ब्रूसेला बैक्टीरिया के DNA को अभिकर्मकों के साथ मिलाकर निकाला जाता है। फिर ये PCR मशीन में जाता है। PCR मशीन DNA की संख्या को लाख गुना तक बढ़ा देती है, ताकि इसे ठीक से पढ़ा जा सके। इसके बाद ये जेल वैद्युत कण संचालन प्रक्रिया में जाता है, जहां इसमें जेल मिलाया जाता है और करंट प्रवाहित किया जाता है, और अंत में नमूने को जेल प्रलेखन प्रणाली में ले जाया जाता है, जहां इसे UV लाइट में रखा जाता है। इसके परिणाम कंप्यूटर पर पढ़े जाते हैं।
इस तरह से टीका विकसित करने के लिए ब्रुसेला बैक्टीरिया का उचित विश्लेषण किया जाता है। आइए समझते हैं कि एक वैक्सीन किस तरह से काम करती है। जब बैक्टीरिया या वायरस जैसे रोगाणु शरीर पर आक्रमण करते हैं तो वे शरीर के अंदर अपना गुणात्मक विकास करते हैं। इस आक्रमण से शरीर बीमार पड़ जाता है। ऊतकों या अंगों में ऑक्सीजन ले जाने के लिए रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं और संक्रमण से लड़ने के लिए श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। टीके संक्रामक बैक्टीरिया या वायरस जैसा बर्ताव करते हैं, लेकिन उनसे संक्रमण नहीं होता। ये रोग जनकों से लड़ने और उन्हें खत्म करने के लिए एंटीबॉडी उत्पन्न करने में शरीर की मदद करते हैं। जब संक्रामक रोगजनक शरीर पर हमला करते हैं तो ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को इनसे लड़ने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। ब्रुसेलोसिस वैक्सीन के मामले में यही प्रक्रिया होती है। मौजूदा ब्रुसेला वैक्सीन में कई कमियां थीं। उदाहरण के लिए इसमें इंसान और जानवरों को प्रभावित करने वाला एक अवशिष्ट विषाणु था। ये वयस्क जानवरों के टीकाकरण के लिए उपयुक्त नहीं था और गर्भ वाले जानवरों पर प्रयोग करने से उनका गर्भपात हो सकता था। इसलिए यहाँ के वैज्ञानिकों ने बी एबॉर्टस S19 स्ट्रेन को संशोधित करने के तरीके पर काम किया। ये जीवों की लाइपोपॉलीसैकेराइड यानी LPS संरचना को संशोधित करके किया गया था। LPS एक अणु है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की दीवार का एक हिस्सा बनाता है। ये काम विलोपन उत्परिवर्तन का उपयोग करके किया गया। ये तब होता है जब DNA प्रतिकृति के दौरान DNA अणु का हिस्सा कॉपी नहीं किया जाता। इस नए विकसित स्ट्रेन को बी एबॉर्टस S19 डेल्टा पर का नाम दिया गया। इस टीके की क्षमता का मूल्यांकन प्रायोगिक तौर पर छोटे पशुओं और भैंस के बछड़ों में भी किया गया। डॉक्टर चौधरी और इनके सहयोगियों ने स्ट्रेन 19 वैक्सीन स्ट्रेन से पर जीन हटा दिया है, तो ये एक नया म्यूटेंट हो गया जिसे हम लोग कहते हैं ब्रुसेला एबॉर्टस स्ट्रेन 19 डेल्टा पर। IVRI के विशेषज्ञों की एक टीम विभिन्न रोगों पर ग्रामीणों को नियमित रूप से जानकारी देने और स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्र के आसपास स्थित गांवों का दौरा करती है। टीम इस बीमारी के प्रसार को कम करने के लिए जानवरों की जांच और टीकाकरण भी करती है। काशीराम एक किसान हैं जो बरेली के पास रहते हैं। ब्रुसेलोसिस के कारण उन्हें भारी नुकसान हुआ है। सबसे पहले जानवरों में परेशानी आती है कि उसमें गर्भ नहीं रुकता है और गर्भ रुक भी जाता है 4-6 महीना बाद वो गिर भी जाता है। एक बार उसको पालने में और गर्भाधान कराने में देहात में काफ़ी पैसा लगता है। देसी जानवर से कराते हैं तो वो कई सौ रुपए ले लेते हैं। IVRI की टीम ने उन्हें ब्रुसेलोसिस टीकाकरण में मदद की, जिससे उन्हें बहुत मदद मिली। जब से ये टीकाकरण सरकार ने कराया है तब से मान लो जो जानवर हीट नहीं पकड़ता है तो वो हीट जल्दी पकड़ जाता है। उसको ज़्यादा खिलाना नहीं पड़ता है, ज़्यादा उसकी दवा वगैरह से वो नहीं करनी पड़ती है। फिर गर्भपात नहीं होता है उसका। जानवर को एक ही बार में वो खर्चा देना पड़ता है। IVRI जैसे संस्थानों में किया गया काम हमारे देश के मवेशियों की आबादी को प्रभावित करने वाली अन्य बीमारियों के साथ साथ ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारियों के उन्मूलन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सिर्फ ब्रुसेला नहीं, दूसरी बीमारियों के भी रोकथाम के लिए क्या कार्यक्रम होना चाहिए, कौन सी वैक्सीन किस एरिया में किस जानवर को किस समय दी जाए, पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं। तो IVRI का चॉकिंग आउट ऑफ द प्रोग्राम फॉर द वैक्सीनेशन एंड कंट्रोल एंड इरेडिकेशन, इसमें हमेशा से बहुत प्रारंभ से ही योगदान है। ब्रुसेलोसिस जैसी वैक्सीन का विकास भारत में पशुपालन करने वाले किसानों की मदद करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये कदम हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और हमें आत्मनिर्भरता के लक्ष्य तक पहुंचाएगा। ये अपने देश का चीज हो गई और इससे युवाओं को, जो स्थापित फर्म हैं, उनको काम करने की सुविधा मिलेगी। जो अपने देश का होगा, अपने देश से ये बाहर भी दिया जा सकता है, अपने देश की रिक्वायरमेंट को पूरी की जा सकती है। तो आत्मनिर्भर भारत
में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि आप देखिए पशुधन का लगभग 25% एग्रीकल्चर कृषि उत्पाद में योगदान है। स्वस्थ पशुधन पशुपालन का सिर्फ एक पहलू है। भारत में डेयरी उद्योग को बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए अन्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तकनीकी नवाचार इस स्थिति में क्या सुधार ला सकते हैं? इसका जवाब जानने के लिए देखें कि भारतीय डेयरी उद्योगों के लिए जमीनी स्तर पर हालात सुधारने के लिए नई शुरुआत कैसे हो रही है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। भारत में डेयरी एक बहुत बड़ा उद्योग है। 2020 में भारत ने 19 करोड़ टन से अधिक दूध का उत्पादन किया था। यह वैश्विक दूध उत्पादन का लगभग 40% है। हमारा देश दूध की भारी कमी वाले देशों की सूची से निकलकर अग्रणी दूध उत्पादक देशों में शामिल हो गया है। लेकिन दूध की मांग लगातार बढ़ रही है और जब तक हम इस कमी को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम दूध आयात करने के लिए मजबूर होंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 8 करोड़ ग्रामीण परिवार दूध उत्पादन में जुटे हैं, जिनमें भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं। इनमें से कईयों की आय का एकमात्र स्रोत दूध है। यहाँ एक जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या उनको वास्तव में पर्याप्त आय मिल रही है? स्टेलअप्स एक ऐसी कंपनी है जो अभिनव कदम उठाकर भारतीय डेयरी किसानों से जुड़े इस सवाल का जवाब सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। यह स्टार्टअप डेयरी आपूर्ति श्रृंखला के डिजिटलीकरण की दिशा में काम कर रहा है। स्टेलअप्स ने स्मार्ट मू नामक अपना स्वयं का IoT आधारित प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो डेटा प्राप्त करने और आपूर्ति श्रृंखला में विभिन्न हितधारकों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए विभिन्न सेंसर का उपयोग करता है। कंपनी भारतीय दुग्ध उद्योग में 3 प्रमुख समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है: उत्पादकता, गुणवत्ता और अनुरेखणता। हमने सभी डिजिटल हाईवे के साथ खेत से लेकर उपभोक्ता तक और डेटा में सभी तरह की मूल्यवर्धित सेवाएं जोड़ी हैं, जो न सिर्फ किसानों की, पशुओं की, दूध प्रसंस्करण कंपनियों और उनके उपभोक्ताओं की, बल्कि बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थानों, पशु फार्मास्यूटिकल्स जैसे व्यापक पारिस्थितिकी तंत्रों को अपनी सेवाएं देकर इन प्लेटफॉर्मों का लाभ उठाने में मदद करता है। मूफार्म प्लेटफॉर्म का विचार डेयरी आपूर्ति श्रृंखलाओं यानी दुग्ध उत्पादक फार्मों, संग्रह केंद्रों और शीतलन केंद्रों में लघु स्तर पर डेटा एकत्र करना है। ये सभी डेटा क्लाउड प्लेटफॉर्म पर संसाधित और एकत्रित किया जाता है। आइए देखें कि ये डेटा फार्म स्तर पर कैसे एकत्र किया जाता है। विशेष रूप से डिजाइन किए गए मूव ऑन पहनने योग्य उपकरण है जो मवेशियों से जुड़े होते हैं। ये मवेशियों की गतिविधियों और आराम करने वाले व्यवहार के आधार पर विभिन्न विकारों का पता लगाते हैं। ये डिवाइस मूव ऑन ऐप से जुड़ा होता है, जो कि एक झुंड प्रबंधन अनुप्रयोग है। ये किसानों को झुंड के प्रदर्शन के हिसाब से सिफारिशें देता है। दूध संग्रह केंद्रों पर डेटा की मैनुअल कैप्चरिंग के कारण किसानों और उपभोक्ताओं के लिए इसमें पारदर्शिता का अभाव है। इस समस्या से निपटने के लिए स्मार्ट AMCU डिवाइस, जो कि स्मार्ट ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट डिवाइस है,
ये डिवाइस संग्रह केंद्रों पर लगाई गई है। ये उपकरण डेटा के IoT आधारित वास्तविक समय में अधिग्रहण को मुमकिन बनाता है। इस डेटा में दूध की गुणवत्ता, पोषक तत्व सामग्री और मिलावट की जानकारी शामिल होती है और ये डेटा सीधे क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है। इस जानकारी को किसानों से साझा किया जाता है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में उनका विश्वास बढ़ता है। MoPay के माध्यम से किसानों को सीधे भुगतान होता है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है। यह ऐप किसानों को वित्तीय सुविधाएं और खास जानकारियां भी प्रदान करता है। कभी कभी दूध संग्रह केंद्रों से शीतलन स्टेशन के परिवहन में अक्षमता के कारण दूध की गुणवत्ता खराब हो जाती है। शीतलन स्टेशन पर स्मार्ट CC सिस्टम उनके प्रभावी प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध कराता है। इसी प्रकार कोल्ड चेन केंद्रों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम वेब और मोबाइल ऐप पोर्टल्स के जरिए कोल्ड चेन के वास्तविक समय प्रबंधन को सक्षम बनाता है। ये सारा डेटा सिस्टम से जुड़े विभिन्न हितधारकों, किसानों, इनपुट प्रदाताओं जैसे कि वित्तीय संस्थान और बीमा कंपनियों को उपलब्ध रहता है। ये जानकारी उन्हें उत्पादकता और गुणवत्ता जैसे विभिन्न कारकों को बेहतर बनाने में मदद करती है। दूध की आपूर्ति श्रृंखला को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया में एक बड़ी मुश्किल हार्डवेयर की ऊंची कीमत थी। सिर्फ 2 या 3 जानवरों वाला एक छोटा किसान इस तकनीक को कैसे वहन कर सकता था? यह चुनौती गहन शोध और इन हाउस डिजाइन में निवेश से दूर हो गई, जिसमें बैटरी लाइफ, डेटा विजुअलाइजेशन, जानवरों के चेहरे की पहचान तकनीकी आदि समस्याओं पर काबू पा लिया गया और बहुत मामूली लागत पर सेवाएं प्रदान की गईं। विभिन्न जानवरों के लिए 6 से 7 साल तक पहनने वाले उपकरण की बैटरी बनाई जाती है। इसे इंसानों या पालतू जानवरों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। इसकी बैटरी को रिचार्ज किया जा सकता है, लेकिन जब किसी के पास लाखों मवेशी हों तो शायद रिचार्ज करना मुमकिन ना हो। दूसरा, हम जानवरों की पहचान करने के लिए कंप्यूटर विजन का भी उपयोग करते हैं। जानवरों की विशिष्ट पहचान हेतु चेहरे की पहचान, शरीर की छवियां, इन सभी चीजों के लिए सिर्फ एक इमेज पर क्लिक करके उससे जुड़े सही जानवर का पता चल जाएगा। स्टेलअप्स किसानों और बीमा कंपनियों के बीच विश्वास बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मवेशियों के बारे में 150 से अधिक मापदंडों के लिए डेटा विज्ञान का उपयोग और डेटा का प्रसंस्करण करना किसानों के लिए क्रेडिट स्कोर निर्धारित करने में मदद करता है। ये किसानों के जोखिम को कम करने के लिए किसी भी बैंक या NBFC की मदद करता है। 1970 के दशक में शुरू हुई श्वेत क्रांति ने हमारे देश को दूध के मामले में आत्मनिर्भर होने में सक्षम बनाया है, लेकिन जहां तक निर्यात का सवाल है, भारत को अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। इसे विशेष रूप से संगठित क्षेत्र के तहत असंगठित किसानों को लाने के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पारंपरिक कृषि विधियों में प्रौद्योगिकी का उपयोग भविष्य में आत्मनिर्भरता बनाए रखने की महत्वपूर्ण कुंजी है। हमने जो हार्डवेयर नवाचार किए हैं, जो पेटेंट दायर किए हैं और क्लाउड में जो गुप्त स्रोत लागू किए हैं, ये AI और ML के सभी संदर्भों में हैं। इन सभी का उपयोग न केवल भारतीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रोलआउट के अनुकूलन में भी किया जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है यह निर्माण के लिए बहुत अच्छी बात है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को भी बल मिलेगा। एक दूसरा तरीका भी है जिससे विज्ञान अनुवांशिकी के माध्यम से पशुपालन के तरीकों को बदल सकता है। इस क्षेत्र में कौन से भारतीय संस्थान अधिक उत्पादक मवेशी बनाने पर काम कर रहे हैं और आज विज्ञान कैसे निर्धारित करता है कि हमारे देशी मवेशियों की नस्लों में सर्वोत्तम गुण कैसे विकसित किए जाएं? देखिए ब्रेक के बाद। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है।
यही कारण है कि हैदराबाद में राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने इस समस्या से निपटने के तरीकों पर काम शुरू कर दिया। हमें अपनी उन मूल स्वदेशी शुद्ध नस्लों को फिर से अस्तित्व में लाना होगा जो बहुत मजबूत थीं, क्योंकि वे सभी वर्षों से विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में रह लेती थीं। अभी सारी नस्लें मिली जुली हैं, इसलिए हम मिश्रित नस्लों को देसी नस्ल के शुद्ध जानवरों से अलग करना चाहते हैं। That is the science for which we need to do NGS. यहाँ वैज्ञानिक भारतीय मूल नस्लों के जीनोमिक अनुक्रम को समझने का काम कर रहे हैं। जीनोम अनुक्रम करने का क्या अर्थ है? डीएनए उन अणुओं का रासायनिक नाम है जो सभी जीवों में आनुवांशिक निर्देशों को वहन करता है। ये एक डबल हेलिक्स के आकार वाली सीढ़ी जैसी संरचना है जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स या बेस होता है। बेस 4 होते हैं, ए, टी, सी और जी। क्रोमोसोम में न्यूक्लियोटाइड की सटीक व्यवस्था को जीनोम अनुक्रमण कहा जाता है। इन व्यवस्थाओं को जानने से हमें ये समझने में मदद मिल सकती है कि किसी जानवर में अलग अलग लक्षण क्यों होते हैं, जैसे उनका आकार, ऊंचाई और दूध देने की क्षमता आदि। Earlier it used to be done with Sanger sequencing. इससे पहले न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम को खोजने के लिए एक मुश्किल और महंगी प्रक्रिया होती थी, लेकिन अब प्रौद्योगिकियों के विकसित होने से जीनोम को विभाजित करने के लिए इल्यूमिनिया, पैकबायो, नैनोपोर जैसे तेज और सटीक अनुक्रमण प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। इन्हें अगली पीढ़ी का अनुक्रमण प्लेटफॉर्म कहा जाता है, जो बड़े जीनोम को भी अनुक्रमित कर सकते हैं और बहुत कम समय में, यानी कुछ ही घंटों में, कम लागत पर डेटा उत्पन्न करते हैं। Less time. That's why they are called as next generation sequencing. इस प्रकार की अगली पीढ़ी के अनुक्रमण यानी एनजीएस ने जीनोमिक अनुसंधान में क्रांति ला दी है। एनजीएस का उपयोग करके एक पूरे मानव जीनोम को एक ही दिन में अनुक्रमित किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने एक स्वदेशी चिप भी बनाई है जो मवेशियों की नस्ल और उनकी प्रमुख विशेषताओं का पता लगाने में मदद करती है। यह आनुवांशिक उपकरण एक छोटा कांच का चिप है जो डीएनए के हजारों छोटे अनुक्रमों के साथ लेपित है। ये जीनोम में उन साइटों का पता लगा सकता है जो अक्सर हर जानवर में अलग होते हैं। ये जानकारी वैज्ञानिकों को बड़ी संख्या में मवेशियों का आनुवांशिक डेटा एकत्र करने में मदद करती है। वैज्ञानिक एक जानवर से डीएनए का नमूना ले सकते हैं और हजारों आनुवांशिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए इस चिप का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उस जानवर के जीनोम का एक विस्तृत प्रोफाइल तैयार किया जा सकता है। किसी विशेष विशेषता के, जैसे कि दूध के उत्पादन से जुड़ी विविधताएं निर्धारित करने के लिए किसी जानवर के फेनोटाइप पर डेटा के साथ व्यक्तिगत प्रोफाइल का विश्लेषण किया जाता है। स्थानीय नस्लों में समय के साथ कमी आने का मुख्य कारण है इनकी उत्पादकता कम होना। इसलिए किसानों ने इन जानवरों से अपनी आर्थिक संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए संकरण किया है। इसका एक समाधान दूध उत्पादन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतरीन जानवरों और नस्लों का चयन करने के लिए आनुवांशिकी का उपयोग करना हो सकता है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने जीनोम स्तर पर विभिन्न देसी नस्लों को चिन्हित करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टूल और प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। मवेशी जीनोमिक्स में हम न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम में विभिन्न परिवर्तनों को निर्धारित कर सकते हैं। ये अलग अलग नस्लों में भिन्न हो सकते हैं। इन 4 न्यूक्लियोटाइड्स ए, टी, सी और जी को अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जाता है, जिससे हर पशु में अलग विशेषताएं होती हैं। यदि हम इसका प्रबंधन कर सकें तो इसे विशेषताओं से जोड़ा जा सकता है, इसलिए हम इस पर काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कौन से जानवर ज्यादा दूध देंगे और कौन से कम दूध देंगे। इस तरह के संस्थानों में किए जा रहे कामों से भारतीय मवेशी उद्योग की अर्थव्यवस्था और स्थिरता में सुधार होगा। स्वदेशी रूप से जेनेटिक चिप्स बनाने से आयातित चिप्स पर हमारी निर्भरता भी कम हो जाएगी। NIAB वास्तव में प्रतिबद्ध है कि इस SNP चिप का उपयोग करते हुए हम न केवल भारत की गायों की सभी देसी नस्लों का संरक्षण करेंगे, बल्कि हम समय के साथ इन गायों की अच्छी विशेषताओं को भी बढ़ाएंगे ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। We can become आत्मनिर्भर। हमारे पशुधन में सुधार के तरीके, हमारे डेयरी उद्योग को सुव्यवस्थित करने वाली प्रौद्योगिकी, भारतीय किसान की मदद करने और हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भरता की हमारी इस यात्रा को और आगे ले जाने का एक महत्वपूर्ण कदम है।